क्या? भैया जी आप क्या कह रहे हैं? माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है? अच्छा, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। हम्म। हाँ फिर तो माँ को एडमिट भी रहना पड़ेगा। जी जी। हाँ भैया मैं आता हूँ। जी जी भैया आप ज़्यादा टेंशन मत लें। हाँ जी ठीक है भैया, मैं अब रखता हूँ फ़ोन। अरे क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं मुझे? बड़े भैया का गांव से फ़ोन आया था। वो बता रहे थे कि माँ की तबीयत नहीं ठीक, उनका ऑपरेशन है। मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। तुम तो जानती हो कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं जा नहीं पाऊंगा। लेकिन तुम और मोना ऐसा करो, दोनों गांव हो आओ। मोना की भी छुट्टियां हो रही हैं। प्लीज बुरा ना मनाइएगा, लेकिन इस बार मैं छुट्टियों में ससुराल नहीं जाऊंगी। अरे जब भी मोना की छुट्टी होती है आप मुझे ससुराल भेज देते हैं। अरे मेरा भी तो मन करता है कि मैं अपने मेके जाऊं। बस मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं तो अपने मेके ही जाऊंगी। प्रिया, वो बड़े भैया की सिर्फ माँ नहीं है, बल्कि मेरी भी माँ है। अरे उनकी तबीयत इतनी खराब है, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं जा सकता तो क्या हुआ, तुम तो जा ही सकती हो ना। आप तो ना हमेशा मुझे गलत समझते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, वहां पर देखकर मुझे खुश कौन होता है? वो आपकी बड़ी भाभी। अरे वो तो मेरा खाना पीना भी दुश्वार कर देती है। एक मिनट भी मुझे देखकर खुश नहीं होती। अरे मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे पीछे पीछे आ जाती है। मैं रूम में जाऊँ पीछे पीछे, किचन में जाऊँ पीछे पीछे, जैसे मैं उनकी कोई चीज चुरा लूंगी। हर वक्त मेरे पर नजर रखती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तो और, मेरे जाते ही उनका तेल खत्म हो जाता है, कभी चीनी खत्म, कभी साबुन खत्म, कभी सरफ खत्म। मम्मी जी भी से कुछ नहीं कहती। अरे वो मुझे पता है सब कुछ जानबूझ के करती है ताकि मैं ना आऊं उधर। देखो प्रिया, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो। मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन अब खुद सोचो, अब मैं इस तरह माँ को अकेला तो नहीं छोड़ सकता। मैं उनकी औलाद हूँ, मैं उनको कैसे अकेला छोड़ दूँ? तुम तो जानती हो बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे और माँ अकेली है। अरे उनका है ही कौन हमारे सिवा। और भाभी की नेचर ही ऐसी है। भाभी को तुम छोड़ो ना, उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करो। अगर माँ मान जाती ना तो मैं उनको इधर ले आता। लेकिन माँ का यहाँ पर मन ही नहीं लगता, उनका गांव में ही दिल लगता है। अरे सारी उम्र वहीं रही है तो वहीं दिल लगेगा ना। अब भाभी तो शुरू से ही ऐसी है, अब भाभी की वजह से हम अपनी माँ को तो नहीं छोड़ सकते। और वैसे भी बड़े भैया का फोन आया था और मैंने उन्हें कह भी दिया है कि तुम और मुन्ना गांव में आ रहे हो। क्या आपने कह भी दिया? प्रिया प्लीज तुम मान जाओ ना, तुम गांव चले जाओ। इस बार मोना की छुट्टियां है ना तो गांव रहे हो। अगली बार जब सर्दियों की छुट्टियां होंगी ना तब तुम अपने मेके चले जाना। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम मान जाओ ना। ठीक है मैं चली जाती हूँ। आप ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं बड़ी दीदी की वजह से अपने फर्ज से सुबुतगुश तो नहीं ना हो सकती। शुक्रिया प्रिया कि तुमने मेरी बात मान ली। ठीक है, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूँ। मामा मुझे नहीं जाना ताई जी के पास। आप ऐसा करें, मुझे नानों के घर छोड़ दें और खुद चले जाएं अकेली। मुन्ना बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है, इसलिए हमें गांव जाना पड़ेगा। जब तुम्हें सर्दियां की छुट्टियां होंगी ना तब हम नानी के घर चलेंगे। मान जाते हैं ना बेटा? पर मामा वहाँ पर रोही भैया मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं, ना मुझे टीवी देखने देते हैं और ना ही कुछ खेलने देते हैं। उनका बात चले तो मुझे वहाँ बर्दाश्त ना करे। जब देखो मुझे डांटते ही रहते हैं और कोई रोकता भी नहीं उन्हें। बेटा हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें तो ज़्यादा छुट्टियां मिली नहीं। जब सर्दियों की छुट्टियां होंगी ना तब हम नानी के घर जाएंगे। और रही बात रोही की, तो यकीनन उसकी बात नहीं मानते होगी, तभी डांटता है ना। बिना वजह तो कुछ भी नहीं कहता, तुमसे बड़ा है। अगर वो डांट भी देता है तो कोई बात नहीं ना बेटा। आप मेरी मम्मा है या फिर रोही भैया की? मैं कह रही हूँ ना, वो मुझे बिना वजह डांटते हैं और टीवी भी नहीं देखने देते। मुझे नहीं जाना वहाँ पर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे मोना बेटा क्या हो गया है? तुम मुझसे छोड़ो ना। तुम ये देखो कि तुम्हारी दादी वो तुमसे कितना प्यार करती है। उनकी तबीयत नहीं ठीक, अगर तुम उनसे मिलने जाओगी तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी। तुम्हें दादी के हाथ के लड्डू बहुत पसंद है ना? हम वो भी बनवाएंगे जब वो ठीक हो जाएंगी। इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। चलो अब तुम बाहर चलो, मैं देख लेती हूँ कोई पैकिंग तो नहीं रहेगी। जी ठीक है मम्मी। मुझे तो खुद अच्छा नहीं लग रहा इस तरह गाँव जाना, लेकिन क्या करूँ, अभी जाना भी मजबूरी है। मम्मी जी की तबीयत भी तो इतनी खराब है, वो इस बार से भी नहीं जा रहे। मेरा मन ही नहीं लग रहा
कि मैं जाऊं, लेकिन मैं जाने से पहले अपना मन नहीं खराब करूंगी। अच्छा ही होगा वहां पर जाकर, जो भी होगा मुझे सोचना नहीं है। अच्छा अच्छा सोचती हूँ। बुढ़ापे से परेशान हो गई मैं तो अब। और तो और मेरे बच्चे भी कितने परेशान हैं मेरी वजह से। जिंदगी तब तक अच्छी लगती है जब तक हाथ पैर चलते रहे। जब ये हाथ पैर न चले तो जिंदगी किस काम की। मैं तो थक गई हूँ जिंदगी से। अरे मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे बहू, तुम दोनों खुश रहो सदा। अरे तुम दोनों अचानक कैसे आ गई? और मेरा बेटा कहाँ पर है? वो क्यों नहीं आया? मम्मी जी, भैया का अचानक से फोन आया और इन्हें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। इन्होंने कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने हम दोनों को भेज दिया ताकि आपको अच्छा लगे। भैया बता रहे थे आपकी तबीयत नहीं ठीक। बहू, बहुत अच्छा किया कि तुम लोग आ गए। अगर बेटा भी आता तो ज्यादा अच्छा लगता। ये क्या, माँ जी का बुखार तो कम हो ही नहीं रहा, बुखार उतर ही नहीं रहा। दीदी, मुझे लगता है मम्मी जी को एडमिट करवाना ही पड़ेगा। माँ जी आप ठीक है ना? माँ जी, आप अचानक बेहोश हो गई थी, अब आपकी तबीयत कैसी है? दीदी, मेरी डॉक्टर से बात हो गई थी, माँ जी की दूसरी दवाई का टाइम हो गया है। शायद इस वजह से माँ जी का बुखार नहीं उतरा। इनको दवाई देते हैं, देखना कैसे बुखार उतर जाएगा। तो ठीक है, खरी क्यों, दे दो। जी दीदी, मैं लेकर आती हूँ अभी। जब सब बच्चों को छुट्टियां होती है ना, सब लोग अपने मिक्के जाते हैं और ये महारानी यहाँ पर अपने ससुराल आ जाती है। पता नहीं से क्या मजा आता है अपने ससुराल में आकर। मैं तो ये सोचा था कि माँ जी जब एडमिट होगी ना हॉस्पिटल तो मैं आराम से अपने मेके होंगी, पर अब तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती। अरे घर में से अकेला छोड़कर कैसे चले जाऊं? कुछ चुरा लिया तो? मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ला, इधर दे मुझे दवाई, मैं देती हूँ माँ जी को। और तू ऐसा कर, जाकर रसोई में बर्तन साफ कर ले, बर्तन काफी गंदे हो रखे हैं। जी ठीक है दीदी, लेकिन मम्मी जी ने कुछ खाया है क्या? क्यों, क्या हुआ, क्यों पूछ रही है? क्योंकि दीदी, खाली पेट इस तरह दवाई नहीं दे सकते ना। हाँ हाँ माँ जी, आप पहले कुछ खा ले, फिर मैं आपको दवाई दूंगी। और हाँ प्रिया, तू क्या कुछ लेकर आई है? मैंने बाहर देखा था, मुन्ना फ्रूट खा रही थी, तू लेकर आई है क्या अपने साथ? हाँ दीदी, उसे बहुत पसंद है ना फ्रूट, इसलिए मैं अपने साथ ही ले आई थी। हाँ तो बस ठीक है, माँ जी तो वैसे भी बीमार है, मैंने सुना है बीमारी में फ्रूट बहुत अच्छा आता है। तो जाकर फ्रूट लेकर आ मम्मी जी के लिए। मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा मन नहीं कर रहा बहू। माँ जी, आपसे जितना खाया जा सका आप उतना खा लीजिएगा, लेकिन इस तरह खाली पेट दवाई नहीं ले सकते। मैं भी लेकर आती हूँ फ्रूट। हाँ हाँ, हमें सब पता है, बस तू जल्द से जा और जाकर फ्रूट लेकर आ काट के। देखा माँ जी आपने इसे? अरे फ्रूट तो मेरे रोही को भी बहुत पसंद है, लेकिन इसने जाकर सारे फ्रूट अपने कमरे में रख लिए। इसे जरा भी एहसास है हमारा। अरे मैं कहूंगी बहू से। ला छोटी, मुझे दे, मैं खिलाती हूँ मम्मी जी को फ्रूट। अरे मम्मी जी उठे, उठकर फ्रूट खा लीजिए। देखिए आपके पसंद के तरबूज भी हैं और अनार भी, उठे। बहू बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। बहू, मेरा मुंह बहुत करवा रहा है, मुझसे नहीं खाया जा रहा। हाय, मुझसे नहीं खाया जा रहा कुछ भी बहू। मम्मी जी, आपने तो सारा फ्रूट वैसे के वैसे ही छोड़ दिया। चलो कोई ना, इस तरह तो खराब चला जाएगा, मैं ही खा लेती हूँ। मम्मी जी, अगर आप कुछ खाएंगी नहीं तो दवाई कैसे लेंगी? दवाई नहीं लेंगी तो बुखार कैसे उतरेगा? आप कुछ तो खा लीजिए। छोटी बहू, बुखार की वजह से मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, अभी बुखार उतरता ना तब खा लूंगी, अभी नहीं खाया जा रहा मुझसे। छोटी, मैं क्या कह रही थी कि फ्रूट तो मम्मी जी ने खाया नहीं, तो ऐसा कर जूस बना ला, जूस तो आराम से पी लेंगी, वो खाया पिया भी जाएगा। हाँ दीदी, मैं बना लाती हूँ अभी। तो माँ जी देखो, इसी का पता नहीं था आप बीमार हो, इतने फ्रूट बोला आपसे खाए जाएंगे, इतने फ्रूट काट लाई, इसका क्या है, ये तो कोई में फेंक देगी, अब मुझे मजबूरन खाने पड़ेंगे इसे। जी लो दीदी, मैं जूस बना रही हूँ, अब मम्मी जी जूस पी लीजिए, ये आपसे पिया जाएगा। ला मुझे दे, मैं पिला देती हूँ मम्मी जी को। ये लो मम्मी जी, जूस पी लीजिए। मैंने बोला तो है बहू, मैंने कुछ खाना पीना नहीं है अभी, मुझसे नहीं
बस मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। मैंने आंखें बंद करके थोड़ी देर सोना है। लो मम्मी जी आप भी ना। चलो कोई ना, अब लगता है जूस मुझे ही पीना पड़ेगा। अरे इतना महंगा जूस है, अब फेंकने के लिए तोड़ना है। मैं ही पी लेती हूँ वरना खराब हो जाएगा ना। दीदी दूध कहाँ रखा है? वो मोना को भूख लगी है, उसने दूध पीना है। पर दूध तो खत्म हो चुका है, दूध तो नहीं है। क्या? पर मोना को तो भूख लगी है, अब मैं से क्या दूं? दीदी जब तक हम लोग आ रखे हैं तब तक आप थोड़ा दूध ज्यादा ले लीजिए। अभी भी खाना भी नहीं बना, उसे तो बहुत भूख लगती है, वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। अरे तुम्हें पता भी है दूध कितना महंगा है, इतनी महंगाई हो गई है। मैं आधा किलो दूध ज्यादा लेती हूँ फिर भी बचता ही नहीं, पता नहीं कहाँ जाता है। हर वक्त बस जब देखो तुम्हारी बेटी को दूध चाहिए। तूने तो इतनी गंदी आदत लगा रखी है, बस दूध ही पीना है। खा तो वो खाती नहीं, दूध के गिलास बार बार कर देती रहो उसे। अरे तू तो शहर में अकेली रहती है, तुझे क्या पता कि परिवार कैसे चलाते हैं। अकर तो चेक करो, ऐसे जैसे यहाँ पर कौन का खजाना छोड़ के गई हो। अपनी बेटी को थोड़ा सा समझा ले, देख उसने अंदर जाकर क्या किया है, पूरी दीवार गंदी कर दी। दीदी मुझे पता है, मैं भी उसे डांट के आई हूँ, आगे से वो नहीं करेगी। वो छोटी बच्ची है ना, उसे नहीं पता चला, मैंने उसे समझा दिया है। आप उसे इतना मत डांटे करें, वो छोटी है। अगर उसके मन में कुछ गलत असर पड़ गया आपके बारे में तो ये अच्छा नहीं ना। आप हमारी लड़ाई के दरमियान उसे मत लेकर आए ना। अरे मुझे कोई शौक नहीं से डांटने का, और ना ही मैं उसे हमारी लड़ाई के दरमियान लेकर आ रही हूँ। अरे जब देखो तेरी बच्ची तो बस उछल कूद करती रहती है, हर वक्त शरारते शरारते, और से कोई काम ही नहीं। दीदी ये घर हमारा भी तो है ना, ये सारे रिश्ते नाते ये सारे हमारे भी तो है ना। बस यही सोच कर तुम मिलने आ जाती हो, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? बस जब देखो उल्टा ही जवाब देना है। अरे ये रिश्ते नाते ये घर तुम्हें तभी याद आते है ना जब छुट्टियां होती है। बाकी दिनों में तो तू आराम करती है, मजे से अकेली रहती है अपने घर में, राज करती है तो वहाँ पर। तब तुम्हें रिश्ते नाते राज नहीं आते, तब तुम्हें पता नहीं तुम्हारी सास है, तुम्हारी ननद है। अरे छोटी ये हार तूने नया बनवाया है क्या? जी दीदी, वो मेरे पास चेन थी ना मुंह दिखाई वाली, साथ में छोटे छोटे टॉप्स भी थे, मैंने उन सबको बेचकर ये हार ले लिया। कुछ पैसे पड़े थे वो भी डाल दिए, मैंने दिवाली पर ही लिया है अभी। देखा ये फायदा होता है अकेले रहने का। मुझे तो लगता है मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, ना मैं कुछ पहन सकूंगी ना और सकूंगी। बस जब देखो सास ससुर की खिदमत करती रहूं। और सास भी कैसे मिली है जो अपने बेटों और बहू में भेदभाव करती है। एक बेटे को गांव में रख लिया और दूसरे को पढ़ा लिखा कर शहर भेज दिया। अगर इसको भी पढ़ा लिखा देते तो मैं भी शहर में राजकारी होती, पर नहीं। मुझे कहाँ पर पल्ले बांध दिए लोगों ने। पर अगर दूसरे को पढ़ा लिखा देती तो इनकी सेवा कौन करता? इसलिए तो इन्हें पढ़ाया नहीं ने, ताकि एक बहू मुफ्त की नौकरानी मिल जाए, हर वक्त इनकी सेवा करती रहे। कितना भेदभाव करती है। एक शहर में बहू रह रही है और एक यहाँ पर मैं जल्द साल रही हूँ, किसी को मेरी चिंता ही नहीं। दीदी ये आप क्या कह रही हैं? हाँ तो मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अरे तो 4 दिनों के लिए आती है और सबको यही लगता है कि सारी सेवा तूने की है, सबकी नजर में महान बन जाती है, और आकर इतना राशन हमारा खत्म करती है। 4 दिनों में 1 किलो घी खत्म कर दी तूने तो। दीदी मेरा यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था पहले, फिर इन्होंने मुझे मजबूर किया तो मैंने भी सोचा हो आती हूँ। फिर मेरा मन बन गया था, मैंने सोचा जाऊंगी तो दीदी की थोड़ी हेल्प करवा दूंगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। पर नहीं, यहाँ तो हिसाब उल्टा है। अगर मैं भी हिसाब किताब करने पर आई ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो मुझे याद है मम्मी जी की पेंशन आती है ना, मैंने तो कभी हिसाब किताब नहीं किया कि मम्मी जी की पेंशन कहाँ जाती है, कहाँ लगती है, क्योंकि वो सारी तो आपके पास होती है, आप ही लगाती हो कहीं ना कहीं। पर नहीं, आइंदा से मैंने फैसला किया है, आगे से पेंशन मैं भी लूंगी, हम लोग रखेंगे 50-50। और मोना उसका भी एडमिशन यहीं पर करवा दूंगी। मैंने तो यहाँ पर बात भी कर ली है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अच्छे स्कूल है। और रही बात घर की, इस घर में 5 कमरे हैं, 2 कमरे मेरे, 2 आपके और 1 मम्मी जी का। हिसाब ठीक हुआ ना? और हाँ दीदी, वो आपको याद है ना, पापा जी जब रिटायर हुए थे तो 50 लाख रुपए लेकर आए थे, तो ये कह रहे थे इस बार जब ये आएंगे ना तो दोनों भाई मिलकर हिसाब किताब कर लेंगे। वो तो इतनी देर हो गई हिसाब किताब कुछ किया ही नहीं, आइंदा से सब कुछ 50-50 होगा। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि भैया ने सारे पैसे कहाँ पर लगा दिए। अब हमें पता भी तो चलना चाहिए ना, क्योंकि आधे पैसे हमें भी तो चाहिए ना। अरे दीदी कुछ तो बोलिए, आप तो चुप ही होगी, आप बोल क्यों नहीं रही? और हाँ,
हम जो हर महीने आपको 10,000 रुपए भेजते हैं ना मम्मी जी के लिए, उसका भी हिसाब किताब चाहिए कि कितनी दवाइयाँ आती है मम्मी जी की, कितना फ्रूट आता है उनके लिए, कौन सी देखभाल हो रही है उनकी। आप जरा बेग के साथ मिलकर ना हिसाब किताब कर लीजिएगा। और हाँ, ये सब मैं नहीं कह रही, आपके देवर जी कह रहे थे कि अब हमें पेंशन में भी आधा हिस्सा चाहिए, हर चीज 50-50 होगी ना। क्या हुआ, लगा ना झटका। और आप ये भी सोच रही होंगी कितने सालों में मैंने आपसे ऐसे बात ही नहीं की और आज यूं अचानक, क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया है कि मैं आपसे ऐसे बात करूं। ये घर भैया ने नहीं बनाया बल्कि पापा जी ने बनाया है दोनों भाइयों के लिए। लेकिन आप तो लगता है इस घर को अपने ही समझ बैठी हैं। अरे हम छुट्टियों में सिर्फ 10 दिन आते हैं, उसमें भी आप हमारे यहाँ पर रहना दुश्वार कर देती हैं। जब देखो तंग करके रख दिया आपने हमें। हर बार मैं चुप कर जाती हूँ कि कोई बात नहीं, आप गांव में रहती हैं, लेन देन देखती हैं। अरे हम हर महीने 10,000 भेजते हैं, जबकि मम्मी जी की पेंशन भी आती है। और तो इतने ऐसे खर्चे हैं जो हमें पता भी नहीं, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं रखा हम लोगों ने। हम तो बस यही सोचते रहे कि जेठ जी गाँव में रहते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन आपने तो हद ही कर दी। छोटी बच्ची के साथ किस तरह बहस कर रही है, आटे लगा रही है उसके साथ। अरे वो अपने घर में उछल कूद नहीं करेगी, शरारतें नहीं करेगी, तो किसके घर में करेगी? पड़ोसियों के घर में जाकर। बस बहुत हो गया, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा।